We start over with something called the standard enthalpy of formation. देखिए definition. The standard enthalpy of formation. The enthalpy change when one mole of a substance. The enthalpy change when one mole of a substance is formed from its constituent elements. The enthalpy change when one mole of a substance is formed from its constituent elements. In their respective standard states. At 298 Kelvin and 1 bar. Bar. Pressure is 1 bar. So that's what we term as the standard enthalpy of formation. अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ एक टर्म्स हैं. एक टर्म है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट. जरा स्टैंडर्ड स्टेट की डेफिनेशन लिख लीजिए. The state in which a pure substance is obtained. The state in which a pure substance is obtained most conveniently at 298 Kelvin. 1 bar is termed the standard state. ठीक है? कुछ एक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी स्टैंडर्ड स्टेट्स हमारे पास कंप्लीटली डिफाइंड है. जैसे अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के हमारे पास एलोट्रोप्स हैं, हमारे पास डायमंड है, हमारे पास ग्रेफाइट है, हमारे पास और अमोर्फस एलोट्रोप्स भी हैं. लेकिन कार्बन के लिए हम ग्रेफाइट को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं because that is the most convenient allotrope of carbon which is obtained in which carbon is the most pure. Graphite is the standard state of carbon. In the same manner जब हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के भी हमारे पास कई स्टेट्स हैं. हमारे पास रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लोरिक सल्फर है, प्लास्टिक सल्फर है. तो उस केस में the rhombic sulfur is considered the standard state. अब जैसे हमारे पास फास्फोरस है. फास्फोरस के अंदर भी आपको पता है कि रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस, और आपको ये भी पता है कि व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. बी वेरी क्लियर, व्हाइट फास्फोरस इज द स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट द रेड. कारण ये है कि जब भी फास्फोरस को किसी भी तरीके से ऑब्टेन किया जाता है तो पहले व्हाइट फास्फोरस बनता है और उसके बाद व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बनाया जाता है. तो इस वजह से व्हाइट फास्फोरस बिकम्स द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फास्फोरस. ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट इज O2 डाइऑक्सीजन. ठीक है, हाइड्रोजन is 2Cl Cl2. ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट इज Br2 लिक्विड, क्योंकि 298 केल्विन पे ब्रोमीन इज अ लिक्विड. आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट इज अ सॉलिड, क्योंकि 298 केल्विन पे आयोडीन इज अ सॉलिड. So this is what the meaning of this definition is. ठीक है, is it okay? अब एक बार सिंपल से देखो, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है और उससे मैं उसी एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, enthalpy of formation is the substance is formed from its constituent element in their respective standard state. तो कोई आपसे पूछता what is the enthalpy of formation of carbon graphite, then in that case it would mean creating graphite from graphite, and very obviously graphite से graphite में convert करने के लिए आपको कोई एनर्जी का चेंज नहीं करना पड़ेगा. So that is why the standard enthalpy of formation of every element in its respective standard state is zero. It is by definition, it is zero. Is it clear? लोगों में आपसे पूछता है कि why the standard enthalpy of formation of
graphite is 0, then the answer is it is by definition it is 0. Is it clear? Or you may even say it is considered 0. Okay? Clear? इसमें ये भी ऐड कर लीजिए. The standard enthalpy of formation. The standard enthalpy of formation of every element. The standard enthalpy of formation of every element in its respective standard state is 0. ठीक है. अब मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस देख रहा हूँ. आपको इक्वेशन में सिर्फ छोटी-छोटी चीजें बतानी है. आपको ये बतानी है कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बस. ठीक है? तो तो कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जैसे मैंने सल्फर सॉलिड लिख दिया, अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लोरिक सल्फर है या प्लास्टिक सल्फर है. देन दैट इज कंसीडर्ड एक्टिव सल्फर. जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन को सॉलिड लिख दिया, बट इट इज नॉट डैमेज, इट इज ग्रेफाइट. ठीक है? तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपको कंफ्यूजन है whether it is a standard state or not, then it's a standard state. अगर कंफ्यूजन नहीं है तो करेक्ट. ठीक है? तो फटाफट लिस्ट आउट करते चलिए which of these represent the standard enthalpy of formation. कोई कंफ्यूजन इस बारे में? बोल भाई, कोई कंफ्यूजन इस बारे में नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है ना बिल्कुल? Which of these reactions represent the standard enthalpy of formation? You need to know. It's for you. आपको
पूरा रिएक्शन लिख के लिखना है, आप लिख लीजिए, आपको नंबर्स लिखने हैं आप लिख लीजिए, मुझे आंसर्स है। ये वो हैं जो हैं, ओके, H1 है, H2 है, H4 है, H5 है, H7 है, H8 है, H10 है, H11 perfectly wrong. फर्क होता है जब उससे कोई फर्क पड़े। फर्क छोटा या बड़ा नहीं होता, फर्क कितना पड़ता है वो इम्पोर्टेंट होता है। Is it okay? तो ये जो यहाँ पे फर्क है, क्या उससे फर्क पड़ेगा या नहीं? डेफिनेशन क्या है इसकी? तो अब यहाँ देखो, ओके भाई साहब आपने आंसर नहीं लिखा, बस दो है और कोई नहीं है। Okay, let's talk about the relation. The first one, does it represent the standard enthalpy of formation? Yes. Yes, it does. What about this? Yes, sir. Yes. Yes, it does. What about this? Why not? Because here we have 2 moles. The definition says one mole of the substance should be formed. So this does not represent the standard enthalpy of formation. This does. Is it clear? Because here we are having 1 mole of the substance being formed from its constituent element in their respective standard states. Clear? Okay. Does this represent the standard enthalpy of formation? This one. Yes. It does? Okay. What is this? O? O3. O3 is ozone. Ozone is not the standard state of oxygen. This is
is not the standard enthalpy of formation of SO3. What should be the equation for the standard enthalpy of formation of SO3? Would you just write it out? Write it. Standard enthalpy of formation of SO3. It's going to be S solid plus 3/2 O2 gaseous giving us SO3 gaseous. This equation will represent the standard enthalpy of formation of sulfur trioxide. Clear? Okay. Now, this one. Does it represent the standard enthalpy of formation of glucose? Yes or no? No. No. Why not? 1 mole. 1 molar. Abhi Devansh, does it represent the standard enthalpy of formation of glucose? Yes or no? Why not? 1 mole है. ये है ना standard enthalpy of formation of glucose? है या नहीं है? क्यों नहीं है? और कोई मुझे ये बता रहा है कि नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि 1 मोल नहीं बन रहा. अरे 1 मोल तो बन ही रहा है. किसने कहा? और चलो अगर ऑक्सीजन के 6 मोल बन भी रहे हैं तो ऑक्सीजन के enthalpy of formation तो 0 है. कार्बन का स्टैंड स्टेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंड स्टेट है यहाँ पे. 298 केल्विन 1 बार पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस ही होगा ना, वाटर लिक्विड ही होगा ना. तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ग्लूकोज सॉलिड होता है. देखा नहीं कभी ग्लूकोज पाउडर? फिर प्रॉब्लम क्या है? बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड्स हैं. Write the equation for standard enthalpy of formation of glucose. Write the equation. What should be the standard enthalpy of formation of glucose? Equation क्या होगी? लिखो. सर एलिमेंट्स आप फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख रहे हो. एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल कंपाउंड. फिर दूनी 12, यहाँ पे है 6, 12 दूनी 24, यहाँ पे है 12. क्या कर रहा है?
तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? कोई इक्वेशन तो लिखी नहीं है, तुम उसको गलती को मुस्कुरा रहे हो? चलो करो जल्दी। C2 नहीं होता भाई। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड। तो गैसेस क्यों लिखा है? भाई सभी 12/2 लिखने की जगह 16 लिखा जाता था। बाय 2 लिख रहा है, शौक ही है। ठीक से लिखो उसको, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दो। The simple equation is going to be C solid 6C solid plus 6H2 gaseous plus 3O2 gaseous, giving us C6H12O6 solid. This is going to be standard enthalpy of formation of glucose. Clear? So this equation is going to represent the standard enthalpy of formation of glucose. Now, this one. No or yes? No, because carbon monoxide is a compound. ठीक है? Carbon dioxide की standard enthalpy of formation ये है, ये नहीं। एक peculiar बात देखी, एक एलिमेंट की, एक कंपाउंड की standard enthalpy of formation की इक्वेशन एक ही होती है, दो नहीं बन सकती। So that is the standard enthalpy of formation of every compound is going to be a constant. उसकी दो वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। Okay, what about this one? Yes. It does represent. This one? Yes. Perfectly. Reason? So what would be its correct equation? This is the equation for the standard enthalpy of formation of nitric oxide. समझ आ रही है बात? Okay. So this one? Yes, it does. What about this one? No. Simple reason. समझ आ रहा है? So this is what we mean by standard enthalpy of formation. And with that, I believe I have already told you that how important is that definition. We have to go with the definition word by word. Okay? Okay. Ugly definition. Standard enthalpy of combustion. Standard enthalpy of combustion. Okay. The enthalpy change. Standard enthalpy of combustion. The enthalpy change when 1 mole of a substance is completely burned, 1 mole of a substance is completely burned in excess of air or oxygen, in excess of air or oxygen at 298 Kelvin and 1 bar. Okay? That is what we term as the standard enthalpy of combustion. Okay? कोई confusion? Okay. सामने कुछ reactions लिखे हुए हैं. Just tell which of these reactions represent standard enthalpy of combustion. देखो एक important बात है कि एक ही reaction कई चीजों को represent कर सकता है और एक reaction ऐसा हो सकता है जो कुछ भी represent ना करे. वो सिर्फ एक reaction. So anything is possible. So you have to look at it once again. Tell me which of these equations represent standard enthalpy of combustion. Definition में क्या लिखा है? Compound
देखो जो लिखा जाए सिर्फ वही करो, अपनी तरफ से कोई चेंज मत। जल्दी जल्दी बताओ which of these equations represents standard path of combustion? बस और कोई तो नहीं, जल्दी निकल भाई। क्या सिग्नेचर फर्स्ट। जैसे वाली बात, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मोल ऑफ द सब्सटेंस होना चाहिए, वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। दूसरा, उसको इतनी ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए कि जो भी कंपाउंड वो एक्सेस में बना है वो बढ़ जाए। इक्वेशन देख के आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्सेस में है या नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर एक्सेस ऑक्सीजन होता तो क्या बनता, वो बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो बन रहा है तो एक्सेस है, चाहे वो हाफ लिखा है, चाहे 1/4 लिखा है, चाहे 3 लिखा है। सही है। सब में से बताओ 14 का रिएक्शन है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई छोड़ा भी है? हाँ, फिफ्थ और सिक्स्थ को छोड़ दिया है तुमने। सेवंथ आपके हिसाब से है, 8th नहीं है, 9th है, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है, 13th भी है। 13 में कंबशन का हो रहा है और लेफ्ट साइड में 1 मोल का है। अब एक बार बता, 9th और 14 दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना, दोनों थोड़े ना हो सकते हैं। सर 14 14
है 9 होगा 9 होगा। ओके सबने लिख लिया? देवांश भाई क्यों नहीं लिख रहे? ये सिर्फ ना क्वेश्चन पूछना जानता है, और वो क्वेश्चन जो पूछने लायक नहीं, अव्वल दर्जे के नलायक क्वेश्चन पूछता है। क्यों? फिर जो लायक क्वेश्चन है वो बताता क्यों नहीं आंसर? ओके देवांश, फर्स्ट वाला है या नहीं है? है। सेकंड वाला? एक बार बता, पहले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बना, दूसरे रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बना, दोनों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन है। अभी तो बोलो तुमने हाँ है। कौन सा है? सेकंड क्यों नहीं है? और सेकंड वाले में ये जो सवाल है, सेकंड है या फर्स्ट है? क्यों सेकंड क्यों नहीं है? एक्सेस में कैसे पता चला तुम्हें नहीं है? ऑक्सीजन को क्या देखा? ऑक्सीजन ज्यादा किसमें? ये तो ये इक्वेशन है, ऑक्सीजन कितनी है इस रिएक्शन को थोड़ा पता चल रहा है। मोल तो ये इक्वेशन के लिए लिखा है, अगर रिएक्शन होगा तो इस रेशियो में होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है हाफ या 1 या 2 या 3, ये थोड़ा बता रहा है ऑक्सीजन है कितना। तुम्हें कैसे पता चला कि इस रिएक्शन में इक्वेशन ऑक्सीजन एक्सेस में दूसरे में नहीं है? सुनते हो जो बोला जाता है? मैंने ये बोला था कि whenever the reaction takes place, you have to consider what will be formed in the excess of oxygen. If that compound is being formed, it means it is excess of oxygen, whether it is half or it is 1 or 100. जब कार्बन को excess oxygen में burn करेंगे तो बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? excess of oxygen में burn करने पे कार्बन से क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जब बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेस में नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेस में होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता। समझ आई बात? इस हाफ से नहीं पता चलता कार्बन ये ऑक्सीजन एक्सेस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड से पता चलता है कि ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं है। समझ आई ये बात? तो you decide from the product whether the compound is in excess or not. It's not by the stoichiometric coefficient. So first one represents the standard enthalpy of combustion, second one does not. What about the third one? No, why? Because left hand side has 2 moles of water, hydrogen. Fourth one? Yes. Fifth one? No, ozone is not oxygen. That's ozone. Yeah? Obviously ये reason है, क्योंकि इक्वेशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ एयर और ऑक्सीजन, और एयर में भी ओजोन नहीं होता। यही रीजन है। we are very strict about the definition. We cannot take it चलता है, यहाँ नहीं चलता। Clear? Okay. Sixth one? No. Seventh one? No or yes? No. Why not? तो क्या दिक्कत है? मैंने तो सब्सटेंस लिखवाया। तो सर वहाँ पे CO का एक्सेस में नहीं होना। CO एक्सेस में रखने की जरूरत क्या है? तो सर क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड को स्कैनिंग एंथैल्पी रिप्रेजेंट नहीं करता ना CO। मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोला कब है? ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है। मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ रहा हूँ। क्या CO की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है या नहीं है? वो है या नहीं है? हो सकता है नहीं पूछ रहा मैं। क्यों है? क्योंकि अभी कंप्लीट कंबशन का सर्वे बनाया है। तो फिर पहले क्यों नहीं था?
कंबाइन करा मत करो। 7th वाला है, 8th वाला ऑब्वियसली नहीं है, 9th वाला नो सर नो 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 नहीं है, 10th वाला नहीं है, नहीं है 11th वाला नहीं है नहीं है, 12th वाला यस नहीं है, 13th वाला नहीं है, 14th वाला नहीं है। अरे 1.5 यार बोले 1 नहीं, सल्फर बर्न करके कभी भी SO3 नहीं बना, सल्फर बर्न करके हमेशा SO2 बना। SO3 बाद में बनाया जाता है, and that too a catalytic reaction। एक और combustion reactions are the reaction with oxygen which are exothermic reactions. That means they release heat and there is burning. Those are called combustion reactions. अगर कोई reaction oxygen के साथ है और वो exothermic नहीं है, that is it does not release energy, then it is not termed combustion reaction. The reaction of oxygen with nitrogen and fluorine are endothermic reaction. इसलिए ये reaction एक combustion reaction नहीं है। ठीक है? लिखिए combustion reactions are exothermic reactions. Combustion reactions are exothermic reactions. ठीक है? So stop. The reactions with oxygen. The reactions with oxygen, which are endothermic. The reactions with oxygen, which are endothermic, are not considered. The reaction with oxygen, which are endothermic, are not considered combustion reaction. Hence, the reaction of nitrogen and fluorine. Hence, the reaction of nitrogen and fluorine with oxygen are not considered combustion reactions. Are not considered combustion reactions, irrespective of the product. Irrespective of the product they form. Here, lots of it on the combustion reactions. ठीक है? अभी एक बड़ी मजेदार सी चीज देखो, और I was surprised कि आपने किसने पूछा है। मैंने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मैंने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में चलो नहीं बोला, मैं इसको समझ में आ गया। लेकिन जब मैंने बोला कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज द कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 बार, तब भी किसी ने पूछा कि ऐसा कोई कंबशन रिएक्शन है जो 298 केल्विन पे होता है? पच्चीस डिग्री सेल्सियस कोई कंबशन रिएक्शन होता है उसमें। और अगर मान लो वो बर्न करना शुरू हो भी जाए 25 डिग्री पे, वैसे तो कोई चीज 25 डिग्री पे जलती नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज 25 डिग्री सेल्सियस पे जलना शुरू हो भी जाए तो क्या थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो फिर ये स्टेटमेंट सही है कि ऐसा कोई कंबशन रिएक्शन हो सकता है?
Could we have a combustion reaction taking place at 298 Kelvin? Is it possible? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब डेफिनेशन गलत है। नहीं, डेफिनेशन बिल्कुल सही है। चलो अब एक सिंपल से रिएक्शन की बात करते हैं। That is, let's write the reaction of carbon burning, कार्बन की कंबशन की बात करते हैं। हमारे पास है कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैसियस to give कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। ठीक है, इसका रिएक्शन की एनर्जी हमने लिख दी डेल्टा एच नॉट। आइडियल थियोरेटिकल कि अगर ये रिएक्शन ऐसे होगा तो इसकी एनर्जी चेंज ही होगी। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन असलियत में कैसे हो रहा है? ये रिएक्शन असलियत में हो रहा है कि ये कार्बन सॉलिड है, इसको हमने एक एनर्जी प्रोवाइड की, लेट्स से डेल्टा H1, और हमने इसे कन्वर्ट कर दिया कार्बन गैसियस में। हमने सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड्स तोड़ दिए। ठीक है, हमारे पास ये O2 है, इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन एटम्स में, इसके बॉन्ड्स को तोड़ दिया। अब ये कार्बन गैसियस और ऑक्सीजन गैसियस एटम्स, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर। अब ये रिएक्ट करेंगे, कार्बन सॉलिड रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता, पहले उसके बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, जब वो बॉन्ड टूटते हैं तब वो रिएक्ट करेगा। अब जब वो रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। यहाँ पर एक एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H3। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी लिबरेट होती है। जब इस रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होगी तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसकी एनर्जी 298 केल्विन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, मतलब इसका टेंपरेचर 298 केल्विन से ज्यादा है। ठीक है, अब जब इसको ठंडा करके हम इस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो तब यहाँ पर एक डेल्टा H4 का चेंज आएगा। ठीक है, the overall enthalpy change in this particular reaction must be delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4, and that would be equal to delta H naught 1। अब क्वेश्चन ये है, ये जो delta H naught 1 है, जो एक्चुअल एंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन में, और डेल्टा H naught है जो एक थियोरेटिकल एंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन में, क्या वो दोनों सेम हैं? एक तरफ हम सीधे सीधे इधर पहुंचे, दूसरी तरफ हम घूम के गए, क्या दोनों केसेस में एंथैल्पी चेंज सेम है? सेम होगा या डिफरेंट होगा? चाहिए मतलब ये बोल है या नहीं है? यहाँ पे चाहिए नहीं चलता। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में मार्क करोगे, यही होना चाहिए, मार्क करोगे, फिर perfect. Whether the reaction takes place in a single step or it takes place in a multiple step, we are not bothered about the steps. What we are bothered about is the initial and the final state of the system. And therefore, the enthalpy change, whether it takes place in a single step or multiple step, is going to be the same. So although the reaction is not actually taking place at 298 Kelvin, still I can consider it at 298 Kelvin because I am only bothered about reactants का temperature और products का temperature. बीच में क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। Is it clear? और ये जो particular statement है, this is termed as देखिए स्टेटमेंट
whether the reaction takes place in a single step whether the reaction takes place in a single step or multiple steps. Whether the reaction takes place in a single step or multiple steps. The enthalpy change is a constant. Enthalpy change is a constant. It is due to enthalpy being a state function. ठीक है? Is it clear? अब यहां पर एक चीज देखो, मैंने यहां पर इस रिएक्शन के अंदर सारे स्टेप्स लिखे हैं. This becomes a graphical representation of the various steps taking place in the reaction along with the energy change in each step. ठीक है? This graphical representation, वैसे मैंने यहाँ पे अभी energies का नाम नहीं लिखा है. I would have written the name of energies. जैसे कि ये delta H1 is actually the enthalpy of sublimation of carbon. This is actually the bond energy of oxygen. This actually is the combustion energy or the bond energy of carbon-oxygen bonds. This is the change in the state. तो ये energies मैं लिख सकता हूँ, इनके नाम लिख सकता हूँ. यहाँ पे मैंने सिर्फ delta H1, 2, 3, 4 लिख दिया. But this is a graphical representation which gives the energy change in each step of the reaction. This representation is termed as bond Weber cycle. ठीक है? Definition लिखिए. Carbon dioxide at a higher temperature and higher pressure is going to the lower temperature and lower pressure. तो उसमें भी तो एनर्जी का चेंज हुआ. ठीक है? हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी में वो भी तो चेंज आना है. ठीक है? Is it clear? देखिए बॉन्ड हाइपर साइकिल. The diagrammatic representation. The diagrammatic representation of the various steps in a reaction along with the respective energy changes taking place in a reaction is termed Born-Haber cycle. अब देखो, अक्सर स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि what are the things to make the reaction easy and what is actually a question. स्टूडेंट बॉर्न-हाइपर साइकिल को एक क्वेश्चन मानते हैं. अरे यार रिएक्शन आ गया, उसमें लिखा हुआ है मेक द बॉर्न-हाइपर साइकिल. अबे यार बॉर्न-हाइपर साइकिल बनानी पड़ेगी. नहीं, बॉर्न-हाइपर साइकिल इज नॉट द क्वेश्चन. इट इज एक्चुअली a way of doing the question. Born-Haber cycle is supposed to make the question easy, not difficult. ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन करने का मेथड है. और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बेटर मेक द Born-Haber cycle. ये आपको इस तरीके से हेल्प करेगा कि जो भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो दिखा देगा, so that you don't miss them. Clear?
दैट इज व्हाट वी टर्म एज बॉन्ड-हैमर स्ट्रेंथ। समझ आ गया? ठीक है, अब समझ में आ गया कि हम जब रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो हम नए केल्विन बार कैसे बोल रहे थे। ऑल्दो द रिएक्शन स्टार्ट में ये होता है, एंड में ये होता है, बट बीच में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। वी आर नॉट सॉर्टेड विद दैट। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर हम यूज करते हैं उसके अंदर भी तो यही करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, जब रिएक्शन हो रहा होता है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर शूट करता है, लेकिन बाहर पानी है, वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, उसको ठंडा करता रहता है, और अल्टीमेटली हम थोड़ी देर रुकने के बाद जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तब मेजर करते हैं। दैट इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट इसमें क्या चेंज हुआ है। हमें फाइनल से मतलब है, इनिशियल से मतलब है, बीच में क्या हुआ, वी आर नॉट। Is that clear? कोई confusion? ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे रिएक्शन जो एक्चुअली नहीं हो सकते, हम उनकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ग्लूकोज के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी है, ये ग्लूकोज ऐसे कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस इक्वेशन की एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसी इक्वेशंस लेंगे जिनको सम करके हम ये इक्वेशन बना सकें, and therefore we will be able to find out the standard enthalpy of formation of glucose। ठीक है, क्वेश्चन the standard enthalpy of combustion. The standard enthalpy of combustion of carbon is minus 393 kilojoules per mole of hydrogen is minus 372 of hydrogen is minus 372 kilojoules per mole, and of glucose is minus 1500 kilojoules per mole। So stop. Calculate the standard enthalpy. Calculate the standard enthalpy of formation. Calculate the standard enthalpy of formation of glucose. थोड़ा सा सोच लो उसको कैसे करोगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। एक हिंट है, 3 इक्वेशन दिए हैं आपको और चौथी इक्वेशन की एनर्जी पूछी है। वो 3 इक्वेशंस पहले लिखो और फिर ये देखो कि उन 3 इक्वेशन से 4th इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है। Add, subtract, multiply, divide, whatever you want to do it. Get the 4th equation from the 3 equations. So minus 735 kilojoules. गलत है, solve दो। किया क्या? गलत है। जो 3 इक्वेशन
इक्वेशंस है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जरा पहले उनकी इक्वेशन लिखो और एक के ऊपर एक लिखना। बेटा इंटेलिजेंट मत पर क्या सोच रहे हो? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन, हाँ ये तीन इक्वेशन तो लिख पहले, and the equation must be balanced. इसलिए बेटा इसे क्यों लिखा है? इसका क्या देखिए, एक ही है सारी इक्वेशन। The recording is taking. तो पता है रिकॉर्डिंग हो रही। This is the standard enthalpy of combustion of carbon. क्या वैल्यू दी है इसकी? minus 393 kilojoules per mole है। हाइड्रोजन ये दे रखी है -372 kilojoules, ठीक है। And then we are having the standard enthalpy of combustion of glucose. Glucose is C6H12O6 solid plus 6O2 gaseous gives 6CO2 gaseous plus 6H2O liquid, ठीक है। इसकी एनर्जी है -1500 किलोजूल। इन तीनों को ऐड करके मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बताना है, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज? 6C solid plus 6H2 gaseous plus 3O2 gaseous gives me C6H12O6 solid. किया कैसे ये बताओ, ठीक है। अब इन तीन इक्वेशन को जो मर्जी करो और फोर्थ इक्वेशन बता दो। कैसे बताओ? हाँ हाँ मैथ्स की तरह ही करनी है। ये इक्वेशंस की थी, ये किया था तुमने, किया क्या था थोड़ा जी? हाँ 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 कर सकते हो, कुछ भी करो।
बहुत सिंपल सा तरीका। वो ये, मुझे यहाँ क्या चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। यहाँ कार्बन का है सर इक्वेशन में कितने कार्बन है? 1। मुझे 6 चाहिए और एक बात का ख्याल रखना, मल्टीप्लाई एक एटम नहीं होता, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। तो इस पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी को, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को, सब को। ठीक है, ओके, मुझे 6 कार्बन मिल जाएगा। अब मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, वेरी ऑब्वियसली into 6। ठीक है, फर्दर मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन मेरे पास एक से ज्यादा इक्वेशन में है। अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जो एक से ज्यादा इक्वेशन में है, उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते, वो अपने आप बैलेंस होता है। इज इट क्लियर? तो हम ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेंगे, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस होगा। क्लियर? अब ग्लूकोज, ग्लूकोज मुझे राइट साइड पे चाहिए, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे। इसको -1 से मल्टीप्लाई करो। सब्ट्रैक्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम बोथ साइड्स नहीं, ग्लूकोज को तो इधर ले आए, इसको भी तो इधर लेके जाना पड़ेगा। मैथमेटिकली, लेकिन मैथमेटिकली तुम एक ही नंबर को दोनों साइड से इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक साइड से सब्ट्रैक्ट करते तो दूसरी साइड ऐड होता है। अच्छा हाँ, लेकिन राइट साइड पे ग्लूकोज है कहाँ? इस इक्वेशन में राइट साइड पे ग्लूकोज है कहाँ? तो सब्ट्रैक्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम बोथ साइड कैसे ना होगा? लेके जा सकते हैं सर। वो लेके जा सकते हो। ग्लूकोज को इधर ले जाओ, एनर्जी का क्या करोगे? ग्लूकोज यहाँ माइनस हो जाएगा। ग्लूकोज जब यहाँ लेके जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा। मुझे यहाँ प्लस में चाहिए, इसलिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैथमेटिकली सही है तो मैथमेटिक्स गलत लगा रहे हो। मैथमेटिकली सही है, जब 4 को आप इधर से इधर लेके जाते हो तो साइड चेंज होती है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस ग्लूकोज आ जाएगा ना, प्लस ग्लूकोज ही लेके जाओ, यहाँ प्लस है। करके देखो, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स सही है तो आंसर भी सही है। ठीक है, ओके, अब हम इसको एज इट इज ऐड कर देंगे। और हाँ, बिफोर यू ऐड द नंबर्स, देखो कई बार आपका ना ओवर कॉन्फिडेंस डोमिनेट कर जाता है। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले कि आप नंबर्स से डील करें, एक बार इक्वेशन बना दें। चेक इट आउट कि जो आपको इक्वेशन चाहिए वो मिल रही है या नहीं। रिमेंबर, अगर आपकी इक्वेशन में कहीं सबस्क्रिप्ट भी डिफरेंट आ रही है तो वो इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी। इट हैज टू कम एग्जैक्टली द सेम, जरा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आंसर निकालो। ऐसा आप अपने तरीके से निकाल के आंसर निकालिए। वो कहता था कि the importance of the pudding is in eating. In the same manner, the correctness of a method is in the answer. If you get the right answer, the method is correct. If you don't get the right answer, it is wrong. Good. You should try. I'm not joking about it. You should try. हो सकता है मैं आपकी बात समझ ना पा रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं ट्राई करूँ। आपको भी पता चल जाएगा ना, अगर गलती हो रही होगी तो कहाँ हो रही है वो भी तो पता चल जाएगा ना। पता चलेगा।
अब कर से यार समझ में आ गया तो कर सॉल्व करो आंसर करो आ गया सर कितना आया प्लस माइनस वही बात है ना कि ऐसी गलतियां नॉन एक्सक्यूजेबल आईआईटी प्लस माइनस की ऑप्शन नहीं होती और आजकल आईआईटी वालों ने तो ये हाल कर दिया है कि वो सॉल्व करने के लिए भी नहीं कहते वो एक्सप्रेशन लिखते हैं और वो उनको ये होता है कि बेटा ये बस चूज कर ले कि इन चार में से एक्सप्रेशन सही कौन सा बस they don't even ask for the calculation प्लस या माइनस क्या वही इंपॉर्टेंट होता है सर एक्सप्रेशन में प्लस है या माइनस आंसर निकाल क्लियर समझ आया अब अभी तक आपने जो कुछ भी किया है छोटी छोटी चीजें की और बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजें तो पूछना standard calculus combustion equation है बेटा one mole of a substance reacting with external function to give the products बना दो बैलेंस इक्वेशन है और क्या और देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर कंबशन लिख के आ जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन बनानी पड़ती है और बिना इक्वेशन बनाए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ये जो चैप्टर्स है ना thermodynamics equilibrium they are the most easy difficult chapters it all depends on you whether you want to make it difficult or easy if you do it logically nicely without thinking yourself intelligent they are the easiest chapter but if you think अरे ये तो हो जाएगा फिर करके दिखाओ होगा ही हर एक क्वेश्चन फंस और इतना गंदा फंसता है कि उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स यही कहते घूमते हैं यार बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होगा नहीं फिर इसलिए आराम से करो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन ठीक है कुछ पूछना है एक बार फटाफट देख लो कुछ पूछना है किसी भी चीज में तो पूछ लो standard enthalpy of neutralization. Second definition. The enthalpy change. Standard enthalpy of neutralization. The enthalpy change when
equivalent of a strong acid is completely neutralized by one equivalent of a strong base in dilute solution at 298 Kelvin in dilute solution at 298 Kelvin 1 bar. ठीक है? आगे लिखिए. It is essentially the enthalpy of formation. It is essentially the enthalpy of formation of water it is essentially the enthalpy of formation of water from H plus and OH minus from H plus and OH minus, hence is a constant. Hence is a constant for all strong acids and bases and strong bases. In fact, all strong acids and all strong bases. Okay, that's what we term as the standard enthalpy of neutralization. ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए. तुमने फिर जल्दी पूछ लिया और तुमने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया, आता किसी को नहीं है. Enthalpy is the heat change in a process when the pressure is remaining a constant. मतलब कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, सिस्टम में से हीट रिलीज हो रही है, जो भी वो चीज हो रही है, enthalpy is a word which takes care of all the condition. आपको बोलना नहीं पड़ता. The moment you say this is enthalpy change, it is understood that this is the change when the pressure remains a constant in the heat content. Heat में change. इसलिए enthalpy word use किया है. किसी भी रिएक्शन को करने पे कुछ ना कुछ हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, अगर मान लीजिए हम पूरे रिएक्शन को ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, उस हीट को हम एंथैल्पी बोलते हैं. इतनी सी चीज. ठीक है, एक मजेदार बात ये है कि जितने भी हम एंथैल्पी चिल्ला रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत आराम से उसको हीट भी बोल सकते हैं. जैसे कि हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोला. ठीक है, एक और वर्ड होता है जिसे बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू. Calorific value is the heat liberated when 1 gram of the fuel is burned. Calorific value और enthalpy of combustion में फर्क सिर्फ इतना है कि calorific value को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको enthalpy मिल जाएगा. enthalpy को मोलर मास से डिवाइड कर दो, calorific value मिल जाएगा.
ठीक है, क्लियर? तो ये जितनी भी हम एंथैल्पी कह रहे हैं ना, वो सारी की सारी हीट है। फिजिक्स में वो सारी की सारी पर ग्राम है, तो उसको हम हीट बोलते हैं। केमिस्ट्री में पर मोल है, उसको हम एंथैल्पी। कोई ज्यादा टेंशन नहीं पर मोल। तो एफिनिटी भी तो सेम ही चीज हाँ वही है, मना कौन करता है, सेम ही तो है। एफिनिटी में क्या है? एनर्जी रिलीज, हीट रिलीज। गेन एंथैल्पी में एनर्जी चेंज। चेंज की जब बात करते हैं ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है, वहां पे हम सिस्टम की बात करते हैं। बस ये समझ लो कि जब हम एंथैल्पी की बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, सिस्टम में क्या चेंज आया। और जब हम हीट की बात कर रहे होते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग में क्या चेंज आया। वो पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंस है, ताकि कोई क्लियर? बेटा ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें लगते हैं ना बिल्कुल बेकार का बकवास के, वही एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। हाँ क्या दोनों तुम्हारे हिसाब से वो बेकार के क्वेश्चन थे, तुम्हारे हिसाब से, उसके हिसाब से भी वो बेकार का क्वेश्चन था। उसको ये लग रहा था कि सबको तो आता है, इसमें है क्या। बट मेरे को तुम्हें लगता है कि बहुत थोड़ी सी गड़बड़ है यार, बाकी सब कुछ तो आ गया, वो थोड़ी सी नहीं वही गड़बड़ होती है। इसलिए डोंट हेजिटेट टू आस्क दीस क्वेश्चंस। At least I should be thankful to you, you gave me an option to explain it. वरना मैं पढ़ाते पढ़ाते एक्सप्लेन करने को सुनता ही नहीं है। ओके फाइन। इस स्टेटमेंट में फिर कुछ पूछना है, ऐसा ही कोई चीज। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आपको उन सबका रीजन पता होना चाहिए कि आपने अगर कोई वर्ड लिखा तो क्यों लिखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। You need to understand what will happen if it is weak, what will happen if it is not dilute, ठीक है। तो you need to understand। तो मैं, तुम पूछो या ना पूछो मैं ही बता देता हूँ। I have written strong acid and dilute, दोनों वर्ड्स का मतलब रीजन एक ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट। अगर मैं वीक एसिड की बात करूंगा तो पता चलेगा उसको डिसोशिएट करने में भी एनर्जी लगेगी। हमारे पास मॉलिक्यूल है किसी एसिड का, उसको पानी में डाला, वो डिसोशिएट हो गया आयन से। लेकिन अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, वो पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होता, उसको हर रिएक्शन में थ्रू डिसोशिएट करना पड़ता है, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? दूसरा डाइल्यूट, अगर कंसंट्रेटेड हो जाए तो पानी कम हो जाता है, पानी कम होगा तो फिर डिसोशिएट नहीं होगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है और डाइल्यूट होना भी जरूरी है। दोनों का पर्पस एक ही है, that the species that we are reacting with each other must be completely dissociated. Is it clear? इसलिए डाइल्यूट बोला, इसीलिए स्ट्रॉन्ग। और कुछ पूछना है? ओके, यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है। सवाल बहुत छोटा सा है, डेल्टा H नॉट 1, डेल्टा H नॉट 2, do they represent standard enthalpy of neutralization? Oh, sorry. Second वाला देखो क्वेश्चन या तो आंसर होता है या नहीं। और आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल आंसर्स होते हैं। अब अगर आप उनमें से 4 में से अगर मान लीजिए 3 आंसर है, आपने 2 मार्क कर दिए, स्टिल यू गेट -1।
3 आंसर 4 मार्क कर दिया, स्टिल यू गेट माइनस। 1 मार्क कर दिया, 2 मार्क नहीं किए 3 में से, स्टिल यू गेट माइनस। You get +4 only if you mark exactly the 3 which are the correct answers. तो अगर आपने 50% आंसर दिया, you get -2. Either give 100% answer or don't attempt. So you have ये बोर्ड का नहीं है, ये ऑप्शन है। सीधा सीधा ऑप्शन पे which of these are representing the standard enthalpy of neutralization? ऑप्शन ही तो है ये। ऑप्शन क्या होगी? ए, बी, नन, बोथ। सब दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे वाले में डाउट क्यों? KOH का मोनो बेसिक है, मोनो एसिडिक बेस है, एक OH माइनस है, तो इसका एक मोल एक इक्विवेलेंट है। HNO3 के अंदर भी एक H प्लस है, इसका भी एक मोल एक इक्विवेलेंट है। All 4 are strong. ठीक है? So both the reactions represent standard enthalpy of neutralization. Clear? कोई कंफ्यूजन? अब सवाल ये है, the delta is not 1 and delta is not 2. Are they same or different? Different. No, same. सोच ले पहले। Same. क्या दोनों रिएक्शन सेम है? एंथैल्पी सेम कैसे हो सकती है? आपने कहा था ना H plus Hold on. एक डेफिनेशन है, एक स्टेटमेंट है सामने। सोच लो, क्या दोनों रिएक्शन सेम है? क्योंकि ये जो एंथैल्पी चेंज है, ये एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का है। इसलिए मैंने पहले सवाल पूछा था, do they represent standard enthalpy of reaction of neutralization? एंथैल्पीज हमेशा रिएक्शन की होती है, पार्ट ऑफ रिएक्शन की नहीं। पार्ट ऑफ रिएक्शन कभी डिटरमाइन नहीं हो सकता। Am I clear with the question? Are these two reactions same? And I believe in yesterday's class I told you what is the meaning of same reactions. So, are these two enthalpies same? डेफिनेशन तसल्ली से पढ़ो, मैंने आंसर लिखवाया है आपको। दोनों रिएक्शन सेम है। The reactions Then how can the enthalpies be same? so your the definition says also for all strong acids and strong bases. Maybe wrong. Maybe wrong. The definition. Maybe wrong. Sir, but HCl is क्योंकि अगर डेफिनेशन सही है, तो these two reactions must be same. सर लेकिन सर definition में सर HCl is more powerful than HNO3. तो फिर इसका मतलब दूसरा होगा ही नहीं। देखो, अगर दोनों हैं, तो दोनों की एंथैल्पी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशन लिखा हो तो। और for the enthalpies to be the same, the reactions must be the same. And I make sure that I have actually told you the answer. मैंने आपको आंसर बताया, अभी आज ही बताया, प्रॉपर्ली बताया मैंने आपको आंसर। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन, सिंपल। क्या ये दोनों रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है? नहीं है ना?
पाथवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या ये दोनों रिएक्शन सेम है? क्या? हाँ, important बात। I told the answer exactly to you. Definition पढ़ो। साधारण न्यूट्रलाइजेशन की हर वर्ड का मीनिंग सोचो and then give me the answer. और एक बात बताओ, ये दोनों रिएक्शन एग्जैक्टली सेम, सिमिलर नहीं, सेम। These two reactions represent standard enthalpy of neutralization. They do. Delta H naught 1 and delta H naught 2 are equal, and the reactions are same. बाल नोचने वाला क्वेश्चन है ना? It's something like a girl has written her phone number on the window of her car and she wants you to call her. She wants you to meet her and you are just not able to read the phone number. Isn't it the same situation? Phone number is written in front of you. हाँ, दूर खट्टे हैं, क्या करें? चलो कंडीशन लगा देते हैं, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट गर्ल whom you like. ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कई कई ऐसे महान लोग होते हैं, अरे स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, आई डोंट लाइक हर। मैंने आपको बताया था इस स्टेटमेंट में डाल्यूट और स्ट्रॉन्ग बताया, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। Think, how would a strong acid exist in the solution? वो किस फॉर्म में exist करेगा? Ions. ठीक है? Left hand side पे it is H plus aqueous plus Cl minus aqueous plus Na plus aqueous plus OH minus aqueous. This is the reactant on the left hand side. Now let's see what's the product. NaCl is a salt. Dilute solution completely dissociates. Right hand side, it is Na plus aqueous.